हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग यूपीपीएससी आरओ के लिए जो ई दृष्टि की वार्षिक करंट अफेयर्स आती है, तो उसी से संबंधित उसी सीरीज का ये अगला वीडियो जो कि होने वाला है, जिसमें हम लोग अद्यतन पर्यावरण विज्ञान को यानी इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी करंट इवेंट्स या करंट टॉपिक्स हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले रामसर स्थल तो आपको पता ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए। तो यहाँ पर भारत में नए रामसर स्थल हैं जो कि घोषित किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से हैं पहले तो ये ध्यान दीजिएगा, भारत जो है रामसर कन्वेंशन में कब जुड़ा था ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो भारत जुड़ा था 1982 में, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, 1982 में है जो कि भारत शामिल हुआ। बाकी ये तो पता ही है कि 1971 में रामसर कन्वेंशन होता है ईरान के रामसर शहर में, और इसके बाद 1982 में भारत शामिल हो जाता है। और यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 4 जून 2025 को अभी लेटेस्ट खबर ये है कि दो वेटलैंड है, कौन कौन सी, एक खींचन फलूदी है और मन्नार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स है जो कि उदयपुर में, ये दोनों की दोनों है जो कि रामसर स्थल के रूप में जो कि घोषित कर दी गई हैं। और ये दोनों कहाँ है, तो राजस्थान में, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद बात करें, अब देखिए देश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, तो 91 है जो कि हो गई है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, भारत एशिया में पहले नंबर पर है, जहां पर क्या कहते हैं, रामसर स्थल की श्रेणियों की बात करें तो एशिया में पहले नंबर पर है, विश्व में तीसरे नंबर पर है जो कि आता है। ये चीज देख सकते हैं यहाँ पर। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है, यानी यूके और उत्तरी आयरलैंड के 176 क्या कहते हैं नंबर 1 पर है यूके, और मैक्सिको नंबर 2 पर है। तीसरे नंबर पर भारत है जो कि आ गया है रामसर स्थल में 91। इस घोषणा के बाद राजस्थान में कितने भैया रामसर स्थल हो गए हैं, तो 4 है जो कि हो गए हैं। इससे पहले देखिए केवलादेव था और सांभर लेक थी। ठीक है, सांभर लेक और केवलादेव। ठीक, इसके बाद राजस्थान के फलोदी जिले में खींचन आर्द्रभूमि है जो कि उत्तरी रेगिस्तान में स्थित है। ठीक, और यहाँ पर जो है डेमोसियल क्रेन जो आती हैं, क्रेन पक्षी जो होता है, ये इनके लिए काफी ज्यादा फेमस है। मन्नार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स की बात करें तो राजस्थान राज्य में उदयपुर जिले में है जो कि ये स्थित है, और यहाँ पर बर्ड विलेज के नाम से है जो कि इसे जाना जाता है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। और क्या कहते हैं, भारत के अंदर ही अगर बात करें किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर स्थल है, तो पहले नंबर पर तमिलनाडु है, 20 स्थल है, और दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है जो कि 10 स्थल है। ये चीज आपको ध्यान देना है। आर्द्र भूमि की बात करें तो ये एक प्रकार की दलदली भूमि होती है, जहां पर जल भराव रहता है काफी ज्यादा, और शुष्क प्रदेश इत्यादि को आर्द्र भूमि वेटलैंड के रूप में है जो कि जाना जाता है। ठीक है, शुष्क एरिया में आप लोग देखते होंगे कि जल भरण की स्थिति हो जाती है, और प्राकृतिक अथवा कृत्रिम, स्थायी व अस्थायी, पूर्णकालिक आर्द्र या अल्पकालीन, ये सब हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लवण हो या मीठा क्षेत्र हो, यानी पानी उसका मीठा हो, अस्थिर जल हो या स्थिर जल हो, किसी भी प्रकार का हो, तो वो सब वेटलैंड की स्थिति में है जो कि आते हैं। ठीक है, और समुद्र जल के देखिए ऐसे क्षेत्र जिनकी गहराई जो है लो टाइड में 6 मीटर से अधिक नहीं होती, वे भी आर्द्र भूमि की श्रेणी में है जो कि आते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए रामसर स्थल की बात करें तो तमिलनाडु में देखिए कौन कौन से हैं। पॉइंट क्लेमियर, जो जो टिक लगा दो उन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। कुंथन कलम होगा, चित्रांगुड़ी कई बार एग्जाम में आ चुका है, पिचवरम ध्यान दीजिएगा, और मन्नार की खाड़ी, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेल्लोर ध्यान दीजिएगा, और क्या वडूवर, और कांजीरकुलम, कराईवेट्टी, लॉन्गवुड सोलर रिजर्व, नंजरायड पक्षी अभयारण्य, काजूवेली पक्षी अभयारण्य, और थेरथेगल पक्षी अभयारण्य हो गया। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इस पर देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऊपरी गंगा, ठीक है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य ये उन्नाव में है, पार्वती अर्गा ये गोंडा में है शायद। ठीक है, और समान पक्षी अभयारण्य ये मैनपुर में है। समसपुर जो आपका कहाँ पर है भैया, समसपुर आप लोग भैया कहाँ पर है, सांडी हरदोई में है। और सरसई नावर झील हो गई, ठीक है, सूर सरोवर हो गई, हैदरपुर आर्द्रभूमि, बखीरा संत कबीर नगर में है। इसका देखिए पंजाब की, एक सेकेंड, अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में कौन कौन से, तो देखिए पंजाब में हरकिया झील है, कांजली है, ब्यास संरक्षण रिजर्व है, नांगल है। ठीक, उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में 6 है, कौन कौन सी, चिल्का हो गई, भीतरकनिका, तंपारा, हीराकुंड जलाशय, और अंशुपा झील, ये उड़ीसा में है। जम्मू एंड कश्मीर में देखिए उलर झील, सुरसन मानसर झील हो गई, हुकेरा आर्द्रभूमि, कई बार ध्यान दीजिएगा मानसर झील जो है समसपुर से काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, तो ये ध्यान दीजिएगा, वो जो समसपुर है वो यूपी में है, और वो सुरसर मानसर झील जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, सतलबुक हो गई और हाईगम। ठीक, इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में भोज, यशवंत सागर, तलाव तवा जलाशय, चीज ध्यान दीजिए। कर्नाटक में रंगनथिट्टू, अघनासिनी। ठीक, इसके बाद गुजरात में नल सरोवर, थोल झील, और खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में केवलादेव, सांभर, खीचन, मन्नार, ये दोनों अभी जुड़ी हैं।
हिमाचल प्रदेश पोंग बांध झील है, चंद्रताल हो गई, रेणुका आर्द्रभूमि सबसे छोटा क्या कहते हैं रामसर स्थल है, रेणुका जलभूमि, ठीक है। केरल की बात करें तो अष्टमुडी है और वेम्बनाथ कोल आर्द्रभूमि है। महाराष्ट्र की बात करें तो नांदूर मधमेश्वर है, लोनार ठाड़े हो गया। बिहार की बात करें तो कावरताल, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी, ये चीज ध्यान देंगे, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। लद्दाख में तोसो मुरुरी तुसोकर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स है। इसको देखिए हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को ध्यान दीजिएगा। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन आर्द्रभूमि ये सबसे बड़ा है, ठीक। इसके बाद उत्तराखंड का ध्यान दीजिएगा, आसन संरक्षण रिजर्व है। गोवा में नंदा झील है, ध्यान दीजिएगा। नंदा देवी जो पहाड़ होता है ना वो उत्तराखंड में, लेकिन नंदा झील यदि पूछे तो गोवा में है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू बहुत इंपॉर्टेंट है। असम में दीपोर बिल है। मणिपुर लोकटक, मिजोरम पाला आर्द्रभूमि, त्रिपुरा में रुद्रसागर झील है। झारखंड में उधवा झील अभ्यारण्य है। सिक्किम में खेचो पलरी है, ठीक है। इसको देखिए पोलर रिसर्च वेसल की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने जो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता की जो कंपनी है और नॉर्वे की एक कंपनी कोंग्सबर्ग, इसके बीच जो है एक हस्ताक्षर है जो कि किया है। और ये जो है ये समझौता क्या कहते हैं, ये चीज ध्यान देंगे, नॉर्वे और कोलकाता के बीच में जो शिपयार्ड लिमिटेड है, ठीक है, जीआरएससी, इनके मध्य जो है भारत को पहली बार स्वदेशी रूप से पोलर रिसर्च वेसल बनाने में है जो कि सक्षम बनाएगा। ऐसा हस्ताक्षर जो कि किया गया है, इसका उपयोग राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान संस्थान यानी एनसीपीओआर द्वारा अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए है, जो कि इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। यह भारत की जहाज निर्माण क्षमताओं का प्रतीक बनेगा और मेक इन इंडिया अभियान को ये मजबूती देगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिए। इसको देखिए कासम पट्टी वीरा कोविल पवित्र वन की बात करें तो ये देखिए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, जो कि ये एक्ट कब आया था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में, और इसकी धारा 37 के अंतर्गत राज्य सरकारें जो हैं राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कौन बायोडाइवर्सिटी होगा या नहीं होगा। इन स्थलों का समृद्ध जैव विविधता के साथ साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी है जो कि होता है, स्थानीय निकायों के परामर्श से चिन्हित और संरक्षित है जो कि इसे किया जाता है। आगे बात करें, ये देख सकते हैं कासम पट्टी वीरा कोविल पवित्र भूमि उपवन जो है, पवित्र उपवन, ये आपका कहाँ है तो तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यह जो है तमिलनाडु राज्य का दूसरा जैव विविधता विरासत स्थल है। इसके पहले तो है अगर अलागर मल्लाई रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसमें जिसके निकट जो है 4.97 हेक्टेयर में विस्तारित एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र एवं सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल है, जहां स्थानीय लोग वीरानंद देवता की पूजा है जो कि करते हैं। अल्टापट्टी की बात करें तो इसमें तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल 2022 है जो कि घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की बात करो तो जून 2025 तक भारत के कुल 49 बायोडाइवर्सिटी स्थल हैं जो कि अधिसूचित किए जा सकते हैं। 49 नंबर की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी विरासत स्थल कौन सा है तो कर्नाटक में जो स्थित सिद्धेश्वर स्वामी जी जैव विविधता विरासत स्थल है, इसे जो है घोषित किया गया है, ठीक है। भारत में जो पहला जैव विविधता विरासत स्थल था ये कर्नाटक राज्य में ही स्थित नल्लूर टैमरिंड ग्रोव था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। वर्तमान की बात करें तो सबसे ज्यादा विरासत स्थल यानी बायोडाइवर्सिटी वाले विरासत स्थल कहाँ पाए जाते हैं तो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, यहाँ पर 10 हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में एकमात्र जैव विविधता विरासत स्थल है जिसका नाम है घड़ियाल पुनर्वास केंद्र जो कि कुकरेल में है और ये लखनऊ में है जो कि स्थित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट की बात कर ले तो IQ एयर द्वारा है जो कि इसे जारी किया गया है और इसमें जो है चार्ट जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भारत जो है 5वें स्थान पर है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सीमा से 10 गुने से भी अधिक है, ठीक है। यहाँ पर सर्वाधिक प्रदूषित शहर की बात करें तो चार्ट पहले नंबर पर, फिर बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर DRC यानी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, भारत 5वें नंबर पर है जो कि ये आता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें, भारत में देखिए मेघालय का जो बर्नीहाट है वार्षिक PM 2.5 के साथ विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है जो कि दर्ज किया गया है। बताइए बर्नीहाट का है मेघालय तरफ, मतलब अब क्या कहते हैं उत्तर पूर्वी का एरिया भी उतना ज़्यादा सेफ नहीं रहा पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से। बर्नीहाट देख पहले नंबर पर है, भारत का ही है। दिल्ली आपके देखिए दूसरे नंबर पर, ये बर्नीहाट भी भारत का ही है। दिल्ली भी आपका भारत का ही है। तीसरे नंबर पर है कारागांदा जो कि कजाकिस्तान का है।
चौथा नंबर फिर से मुल्लनपुर भारत का है, और लाहौर पांचवें स्थान पर है। ठीक है, भारत की जो राजधानी है दुनिया की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। पहले नंबर पर चाड की राजधानी एनद जामना है, इसकी राजधानी भी ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है कि चाड की राजधानी क्या है, फूट फूट में दे देगा और आपको उसे मिलाना होगा। भारत की नई दिल्ली दूसरे नंबर पर है, और बांग्लादेश की ढाका जो है तीसरे नंबर पर है। ठीक है, विश्व के 100 प्रदूषित स्थानों में जो है 74 जो स्थान है वो भारत के ही हैं, ये चीज भी आपको जो है ध्यान देना। और इसमें क्या महत्वपूर्ण, देखिए पार्टिकुलेट मैटर की बात करें तो इसका तात्पर्य सांस लेने योग्य कणों की बात है, जो छोटे छोटे कण होते हैं इन्हें ही है जो कि हम पार्टिकुलेट मैटर है जो कि कहते हैं। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर के प्रमुख घटकों में सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, ब्लैक कार्बन और मिनरल डस्ट जो होती है ये सब शामिल होते हैं, और जल भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, और ये पार्टिकुलेट मैटर जो है PM2.5 और PM10 दो प्रकार के सामान्यतः देखे जाते हैं। PM2.5 का मतलब क्या होता है, 2.5 माइक्रोमीटर और उससे भी कम वायु गति की व्यास वाले कण हैं जो कि होते हैं, जो कि इसकी श्रेणी के अंतर्गत है, जो कि आता है। PM2.5 को फाइन पार्टिकुलेट मैटर है जो कि कहा जाता है। PM10 की बात करें तो 10 माइक्रोमीटर या उससे कम वायुमंडलीय व्यास वाले कणों को है जो कि हम लोग PM10 है जो कि कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, श्री गंगानगर एवं बर्निहाट भारत के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर। यहाँ पे देख सकते हैं CREA, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की बात करें तो इसके द्वारा ट्रेसिंग द हेजी एयर नामक रिपोर्ट है जो कि जारी की गई है, जिसमें जो है आप लोग देख सकते हैं 2024 में 80% या उससे अधिक PM10 के जो आंकड़े हैं भारत के 253 शहरों में, और 206 में 253 में से 206 शहरों में PM10 के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक जो है NAAQS को पार कर गया है, जबकि 47 शहरों में मानक को पूरा किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार PM10 जो है इसके स्तर की बात करें तो श्री गंगानगर जो राजस्थान का शहर है 2024 में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है जो कि बना है। PM10 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, श्रीनगर में PM10 की वार्षिक औसत आर्द्रता तो है कितनी है, तो 236 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा है, ये चीज आपको जो ध्यान देना है। पहले नंबर पर देखिए देख सकते हैं PM10 में कौन है, तो श्री गंगानगर, दूसरा है ग्रेटर नोएडा, तीसरा है आपका दिल्ली, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे बात करें इस रिपोर्ट में क्या कहते हैं, 150 शहर जो है ये PM2.5 के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक जो है आपका NAAQS को लक्ष्य को है जो कि पार कर गए हैं, और जबकि 106 शहर जो है मानक पर खड़े हैं जो कि ये उतरे हैं। ठीक है, PM2.5 में देख सकते हैं बर्निहाट जो मेघालय का शहर है, ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, और बर्निहाट में PM2.5 की औसत आर्द्रता। ठीक है, इसके बाद आपका देखिए दिल्ली है, फिर आपका गुरुग्राम है। ठीक है, पहला है 2.5 PM की बात करें PM2.5 की तो बर्निहाट पहले नंबर पर जो कि मेघालय में है, इसके बाद आपका दिल्ली है, फिर गुरुग्राम है। मैंग्रोव स्थल गुने की बात करें तो गुजरात सरकार ने कच्छ जिले में जो स्थित गुनेरी गांव है इसको अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव वन क्षेत्र को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है जो कि घोषित किया है। ये चीज आपको ध्यान देना, बस इतना बस आपको ध्यान देना, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं उतना। भारत का 58वें नंबर का बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो देखिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर है जो कि स्टार्ट होता है, और 5 दशक बाद है जो कि अब जो है 58 टाइगर रिजर्व है जो कि हो चुके हैं। और माधव टाइगर रिजर्व जो आपका है शिवपुरी 7 मार्च 2025 को देश के 58वें टाइगर रिजर्व के रूप में है जो कि क्या कहते हैं अधिसूचित कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। आइए मध्य प्रदेश का भी 9वां बाघ अभ्यारण्य है, ये चीज आपको ध्यान देना है, और इस मामले में मध्य प्रदेश टाइगर रिजर्व की संख्या में सबसे ऊपर है जो कि आ गए हैं। ठीक है, इस अभ्यारण्य का कोर क्षेत्र कितना है, तो 375.233 वर्ग किलोमीटर, और बफर जो है 1276.154 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल मिलाकर कितना है, तो 1651.387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को है जो कि ये देखता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का देखिए रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य है देश का 57वां टाइगर रिजर्व के रूप में जो कि घोषणा की गई थी। क्या नाम है, रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी आपका MP में था। ठीक है, मध्य प्रदेश के देख सकते हैं कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय धुबरी बाघ अभ्यारण्य, वीरांगना, दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य, रातापानी बाघ अभ्यारण्य, माधव माधव बाघ अभ्यारण्य हो गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भूपेंद्र यादव जो परिवर्तन मंत्री हैं, जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने जो है गुरु घासी देव
गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य को देश का 56वें नंबर का है जो कि टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह अभयारण्य कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। और ये छत्तीसगढ़ का चौथा अभयारण्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में देखिए कौन कौन से, तो एक इंद्रावती बाघ अभयारण्य है, उदंती सीता नदी है, और अचान कमर है, और गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य है। ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। ठीक है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य का विस्तार की बात करें तो छत्तीसगढ़ के राज्यों में, ठीक है, इतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। इंदौर और उदयपुर ये आर्द्र भूमि प्रमाणित शहरों की सूची में है जो कि शामिल हो गए हैं। आर्द्र भूमि पर अभी समय की स्थायी समिति की जो 64वीं बैठक है चल रही थी, कहाँ चल रही थी? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है जो कि चल रही थी। इसमें जो है 31 शहरों को शामिल करने की घोषणा की गई है, और इसमें जो है 31 नए शहरों में नगोया जापान, पोजनान पोलैंड, विक्टोरिया फॉल्स जो आपका जिम्बाब्वे में है, और चीन के फुझोउ होंगझोउ है जो कि अधिक प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर 31 नए आर्द्रभूमि प्रमाणित शहरों की सूची में इंदौर जो एमपी का शहर है, और उदयपुर जो राजस्थान का शहर है, इन दोनों को है जो कि शामिल किया गया है। ठीक है। और ये पहले दो शहर हैं जो कि वेटलैंड एक्रिएटेड सिटीज के रूप में है जो कि शामिल किए गए हैं। ठीक है। और भोपाल को भी इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल करने के लिए नॉमिनेशन है जो कि किया गया था, लेकिन भोपाल को जो है प्रमाणिक शहर का दर्जा प्राप्त करने में ये असफल रहा। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है जो कि रहा है, और इस शहर में सिरसपुर झील है जो कि स्थित है। कहाँ पर? भोपाल में। चीज भी आपको ध्यान, भोपाल में नहीं, ये इंदौर में है। ठीक है, सिरसपुर। उदयपुर की बात करें तो राजस्थान में स्थित 5 आर्द्र भूमियां हैं जो कि पिछोला, फतेह सागर, स्वरूप नागर और दूध पलाई। ठीक है, ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। इसको देखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात कर लेते हैं भैया। 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, और इसकी थीम इस बार की क्या रही है? तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पार्वती अर्गा अभयारण्य में है जो कि किया गया, और यह है कहाँ? तो गोंडा उत्तर प्रदेश में। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भारत में चिड़ियाघर का पहला बायो बैंक, तो ये भैया बायो बैंक है जो कि बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? तो पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो दार्जिलिंग चिड़ियाघर है, इसमें है जो कि इसे प्रारंभ किया गया है। इस बायो बैंक की स्थापना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सेंटर फॉर सेंटर फॉर सेलुलर एवं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद की साझेदारी में जो कि किया गया है। और ये बायो बैंक होता क्या है? तो इसके तहत जो है लुप्त प्राय जो भी जानवर हैं इनके कोशिकीय और ऊतकों के नमूनों को इकट्ठा करके सुरक्षित रख लिया जाता है। इस सुविधा से होता क्या है? तो मृत जानवरों की प्रजनन कोशिकाएं भी संरक्षित है जो कि की जा सकती हैं। इस प्रक्रिया को फ्रोजन जू भी है जो कि कहा जाता है, जिससे क्रायोजेनिक तकनीक के माध्यम से -196 डिग्री सेल्सियस का तापमान है जिस पर नाइट्रोजन में डीएनए सामग्री को सुरक्षित रखा जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना। तो काफी और भी ज्यादा जो है सिक्योर करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य बनते हैं इन्हें हमने देख लिया। अगले वीडियो में हम लोग स्वास्थ्य विषयक जो भी वैज्ञानिक गतिविधियां और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें हम लोग देखेंगे। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।